जब से मेजर उस्मान और वीना कराची से आए थे, मेजर समी और कैप्टन आसिफ वीना से पहली दफा मिल रहे थे। आप इतने दिन कहाँ रहे समी भाई? वीना ने मेजर समी से पूछा। आपको तो मालूम था कि उस्मान की छुट्टी कब खत्म हो रही है। हमारा ब्रिगेड एक्सरसाइज पर चला गया था, मेजर समी ने कहा। आज दोपहर वापस आए हैं और सबसे पहले अख्तर साहिब और अमजद साहिब से मिलने आ गए। मालूम नहीं था कि आप भी यहीं होंगे। यहाँ से उठकर आपके यहाँ आने का इरादा था। कहिए सैर कैसी रही? ये तो पूरी फैमिली सिंध में अगवा हो गई थी, अख्तर ने कहा। अल्लाह ने मुआवजा किया और ये बच के निकल आए। वो कैसे? मेजर समी ने सोफे से उछलते हुए पूछा। ये क्या कह रहे हैं आप? कैप्टन आसिफ ने हैरत जदगी के आलम में पूछा। वीना ने अपने अगवा की पूरी तफसील सुनाई। और बताऊं कि हमें रिहाई किसने दिलाई? वीना ने कहा। लूसी ने। मेजर समी और कैप्टन आसिफ का रद्देमल ये था जैसे उनकी आंखों के डेले बाहर आ जाएंगे। उनके मुंह खुल गए थे। वो वहाँ कैसे पहुँच गई? मेजर समी ने पूछा। उस्मान ने मुझे बताया था कि लूसी अंदरूने सिंध की सैर के लिए आई थी, वीना ने कहा। मैंने देखा भाई, वहाँ लूसी का हुक्म चलता था। उसके एक इशारे पर हमें रिहा कर दिया गया और लूसी हमें कराची ले गई। हम होटल में ठहरे थे, लूसी वहाँ आती रही। क्या उस्मान लूसी के यहाँ जाता रहा है? कैप्टन आसिफ ने पूछा। हाँ, वीना ने जवाब दिया। उस्मान वहाँ जाता रहा है। मैं तो कहती हूँ कि खुदावंदे ताला ने उस्मान को झटका देने के लिए हमें अगवा कराया था और हमें लूसी की असलियत दिखा दी। अंदरूने सिंध में उन लोगों में लूसी को देखकर जो अगवा और डकैती की वारदातें करते हैं, उस्मान कैसे कह सकता था कि लूसी एक शरीफ औरत है? खुद लूसी अपने मुतालिक कोई झूठ नहीं बोल सकती थी। इसका असर उस्मान पर यह हुआ कि उसने कहा कि वो लूसी के साथ दोस्ती लगाए रखेगा और उसके पूरे ग्रुप को पकड़वाएगा। मैंने खुद लूसी के साथ बाहर दोस्ताना ताल्लुक पैदा कर लिया था और मैंने उस पर जाहिर नहीं होने दिया कि मैं उसे अपना और अपने मुल्क का दुश्मन समझती हूँ। यूं समझें कि मैं उसके सामने बेवकूफ बनी रही। खुद उस्मान ने ऐसा रवैया इख्तियार किए रखा जैसे उसे लूसी पर किसी किस्म का शुबा नहीं। मैं तो भाईजान अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि उसकी जाते बारी ने ऐसे हालात पैदा कर दिए कि उस्मान मुझे वापस मिल गया है। अब पता चलता है कि वो मेरा खामद और मेरे बच्चों का बाप है। मैं आपको एक और बात बताता हूँ समी साहिब, अख्तर ने कहा। इस वाक़े की तफसील वीना ने सुनाई है। उस्मान इसके साथ ही था। इसने ये वाक़या नहीं सुनाया और ना किसी रद्द-ए-अमल का इजहार किया। ऐसे मालूम होता था जैसे उस्मान को इस वाक़े के साथ कोई दिलचस्पी नहीं। हमारे लिए तो ये बहुत बड़ा और बेहद खतरनाक वाक़या है। मैंने मेजर उस्मान से पूछा कि उसने इसकी रिपोर्ट अपने कमांडेंट ऑफिसर को दी है या नहीं। उस्मान ने बिल्कुल आम से लहजे में कहा कि वो ये वाक़या किसी को सुनाना ही नहीं चाहता था, क्योंकि वो लूसी के रिंग को कहीं इकट्ठा करके पकड़वाने का प्लान कर रहा था। उस्मान का अंदाज ऐसा था जैसे उसे अच्छा न लगा हो कि वीना ने ये वाक़या सबको सुना दिया है। उस्मान मिले तो उससे बात होगी, मेजर समी ने कहा। यह रिपोर्ट तो फॉरेन इंटेलिजेंस के पास जानी चाहिए। वीना भाभी, कैप्टन आसिफ ने पूछा, क्या इस वक्त मेजर उस्मान घर होंगे? अगर हैं तो हम अभी उनके पास जाएंगे, फोन करके पूछ लेते हैं, वीना ने कहा। क्या फोन यहाँ आ सकता है? मेजर समी ने पूछा। मैं खुद उस्मान से बात करना चाहता हूँ। टेलीफोन ड्राइंग रूम में आ गया। मेजर समी ने उस्मान के घर का नंबर मिलाया। रिंग जाती रही और किसी ने फोन ना उठाया। कहीं निकल गया होगा, वीना ने कहा। उस्मान से जल्दी मिलना जरूरी हो गया है, कैप्टन आसिफ ने कहा। बहुत जरूरी हो गया है, मेजर समी ने कहा। मैं हैरान हूँ कि उस्मान कराची के रिंग को किस तरह गिरफ्तार करवाएगा। मैं एक बात बता देती हूँ, वीना ने कहा। उस्मान मुझे कई बार कह चुका है कि अगवा का वाक़या किसी को ना सुनाना। बेवकूफ आदमी है, मेजर समी ने कहा। मालूम नहीं वो किस तरह इस रिंग को पकड़वा सकेगा। अगली शाम मेजर समी, कैप्टन आसिफ और इंटेलिजेंस का मेजर इम्तियाज उस्मान के घर बैठे हुए थे। वीना वहाँ ना थी, वो अपने वालिदैन के यहाँ थी। मेजर समी के कहने पर उस्मान उन्हें अपने अगवा का और लूसी से मुलाकातों का तमाम तर वाक़या सुना चुका था। मेजर उस्मान, इम्तियाज ने पूछा, आप ये बताएं कि इस रिंग को आप किस तरह पकड़वाना चाहते हैं? मैं तो ये भी पूछना चाहूंगा, मेजर समी ने कहा, कि तुम खुद ही इस रिंग को क्यों पकड़वाना चाहते हो? ये काम इंटेलिजेंस का है और इंटेलिजेंस वाले ही बेहतर समझते हैं कि किसी भी रिंग को किस तरह तोड़ा जाता है। और देखिए मेजर उस्मान, मेजर इम्तियाज ने कहा, ये आपका जाती केस नहीं, ये तो इंटेलिजेंस का केस है। ये ऐसी बात तो नहीं कि आपका किसी के साथ लड़ाई झगड़ा हो गया हो तो आपने ये इरादा कर लिया कि थाने में रिपोर्ट नहीं दूंगा और खुद इंतकाम लूंगा। कल आप 10 बजे हमारे ऑफिस में आ जाएं और हमारे चीफ को ये सारा वाकया सुनाएं। ये कोई मामूली रिंग नहीं। जरा गौर करें, इस रिंग का राब्ता और गहरा ताल्लुक सिंध के डाकुओं और रहजनों के साथ भी है। हम तो उन्हें भी पकड़ना चाहते हैं, उनका ताल्लुक इंडिया के साथ है। मेजर उस्मान के पास इसका कोई जवाब ना था। वो तो खुद इस रिंग का एक अहम मेंबर था। आप ठीक कहते हैं मेजर इम्तियाज, मेजर उस्मान ने कहा। इसे मेरी हमाकत कह लें, मैं उसे अपना जाती केस समझ रहा हूँ।
और मैं खुद इंतकाम लेना चाहता हूँ। लेकिन कैसे? मेजर समी ने पूछा। उस्मान के सामने कोई प्लान होता तो वो बताता। उसे खामोश देखकर मेजर इम्तियाज ने एक बार फिर कहा कि अगले रोज 10 बजे उस्मान इंटेलिजेंस ऑफिस में पहुंच जाए। अगले रोज 10 बजे उस्मान इंटेलिजेंस के कर्नल के ऑफिस में बैठा हुआ था। मेजर इम्तियाज साथ था। कर्नल के कहने पर मेजर उस्मान ने अपने और अपनी फैमिली के अगवा का वाकया सुनाया। कर्नल ने लूसी के मुतालिक पूछना शुरू कर दिया। सर, मेजर उस्मान ने कहा, इस लड़की के साथ मेरी फ्रेंडशिप थी। जरा सा भी शक नहीं होता था कि ये जासूस है। क्या तुम उसके घर भी जाते रहे हो? यस सर, उस्मान ने जवाब दिया। मैं उसके वालिदैन से भी मिलता रहा हूँ। मेरा ख्याल है कि ये लोग उसके वालिदैन नहीं बल्कि इस रिंग के मेंबर हैं। कर्नल के पूछने पर उस्मान ने लूसी के मुतालिक वो सारी बातें बताई जो कराची में हुई थी। क्या लूसी ने या उस रिंग के किसी मेंबर ने तुमसे कोई मिलिट्री सीक्रेट मालूम करने की भी कोशिश की थी? कर्नल ने पूछा। यस सर, उस्मान ने जवाब दिया। उन्होंने 1-2 बातें पूछी थी और इसके साथ ही उन्होंने मुझे कहा था कि हम तुम्हें पाकिस्तान का शहजादा बना देंगे। कर्नल और मेजर इम्तियाज ने मेजर उस्मान से और भी बहुत कुछ पूछा, जिसमें लाहौर की कोठी और कराची की कोठी के एड्रेस भी शामिल थे। मेजर उस्मान, कर्नल ने कहा, मैं तुम्हें सख्ती से कहता हूँ कि ये बड़ा संगीन केस है और इसे अपने हाथ में लेने की कोशिश ना करना। तुम हमारे गाइड होगे। हम जब छापा मारेंगे तो तुम हमारे साथ होगे। सबसे पहले तो हम उस जगह को देखेंगे जहाँ से तुम अपनी फैमिली के साथ अगवा हुए थे। तुमने अब ये काम करना है कि लाहौर में उनमें से जिस के साथ तुम्हारा ताल्लुक था उसे मिलते मिलाते रहना ताकि उन्हें किसी किस्म का शक न हो। अब तुम जा सकते हो। हमें जिस वक्त तुम्हारी जरूरत पड़ी हम तुम्हें बुला लेंगे। तुम्हें हर वक्त लाहौर में मौजूद रहना पड़ेगा। वहाँ से उठकर मेजर उस्मान ब्रिगेड हेडक्वार्टर में चला गया। उसी दिन 2:30 बजे मेजर उस्मान ऑफिस से उठकर अपने ससुराल चला गया। वीना वही थी। जब से वीना अपने वालिदैन के यहाँ गई थी, मेजर उस्मान का यही मामूल था कि ऑफिस से उठकर ससुराल चला जाता और खाना खाकर अपने घर आ जाता। उस रोज भी वो अपने ससुराल गया। उसने वीना से बिल्कुल ना कहा कि वो उसके साथ चले। वीना तो अब उसे एक मुखलिस खाविंद समझती थी और वो खुश थी कि उस्मान राह रास्त पर आ गया है। वीना अभी 1-2 दिन और अपने वालिदैन के यहाँ रुकना चाहती थी। उस्मान अपने घर चला गया। अपने घर जाकर उस्मान ने पहला काम यह किया कि इंटेलिजेंस के पास जा बैठा और एक नंबर डायल किया। हेलो, कौन? उस्मान ने कहा। अच्छा, फोन उन्हें दो। हेलो चीफ, कोठी खाली कर दें। नहीं महेंद्र साहिब, खतरा सर पर आ गया है। कोठी खाली कर दें और लाहौर से निकल जाएं। कोठी में कोई ऐसी चीज न रह जाए जिसे इंटेलिजेंस को शक हो। फौजिया को लेकर फौरन गायब हो जाएं और जब तक मैं ना कहूँ वापस ना आए। कोठी के बाहर ताला लगा देना और हाँ, नौकरों को भी वहाँ से भेज दें और उन्हें बताएं कि आप कुछ दिनों के लिए कराची जा रहे हैं। मैं अब आपसे मिलूंगा नहीं, आप सब समझते हैं। उस्मान ने रिसीवर रख दिया। उसने एक और नंबर डायल किया जो कराची का था। हेलो लूसी, उस्मान ने पुरजोश अंदाज में कहा। मेरी खुशकिस्मती है कि तुम मिल गई हो। हाँ, मैं ठीक हूँ, लेकिन हालात ठीक नहीं रहे। ज्यादा मत पूछो और वहाँ से सबको साथ लेकर लापता हो जाओ। वीना ने यहाँ सबको अगवा का वाकया सुना दिया है और तुम्हारी मुलाकातों का सिलसिला भी बेनकाब कर दिया है। बात ऊपर तक पहुँच गई है। हाँ, मैंने लाहौर वालों को भी खबरदार कर दिया है। हो सकता है वो तुम्हारे पास ही आ जाएं। बस अब तुम कोठी खाली करने का काम करो। मेरे साथ राब्ता रखना। फौजी के साथ अच्छा वक्त गुजरा, अब कुछ अरसा जुदाई बर्दाश्त करनी पड़ेगी। ओके, बाय बाय। अंबाला के इंटेलिजेंस सेंटर के इन्वेस्टिगेशन सेल में फर्श पर बिछे हुए खुरदरे फौजी कंबल पर एक जवान आदमी की लाश पड़ी हुई थी। उसके ऊपर मैली कुचैली सी एक चादर डाल दी गई थी। कमरे की बंद फजा बदबू से बोझल थी। कमरे का दरवाजा सलाखों वाला था। ये दरवाजा खुला। 2 मेजर कमरे में दाखिल हुए और सीधे उस लाश तक पहुंचे। चादर हटाई। एक मेजर एक तरफ और दूसरा दूसरी तरफ फर्श पर अकड़ू बैठ गए। एक ने लाश की नब्ज पर उंगलियां रखी और दूसरे ने अपनी एक उंगली लाश की नाक के आगे रखी। बास्टर्ड जिंदा है, एक मेजर ने कहा। तो क्या तुम्हें ये शक था कि मर गया होगा? दूसरे मेजर ने पूछा। हैरान हूँ, ये मुसलमान किस मटेरियल के बने हुए हैं? इतना टार्चर घोड़ा भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। दोनों मेजर उठ खड़े हुए। इसे होश में लाया जाए, एक मेजर ने पूछा। या खुद ही होश में आ जाएगा? होश में लाना पड़ेगा, दूसरे मेजर ने कहा। कल दोपहर को इसे थोड़ा सा खाना दिया गया था और अब पूरे 24 घंटे गुजर गए हैं। अब इसे कुछ खिलाएं पिलाएंगे। दोनों मेजर सेल से निकले और संतरी से कहा कि वो दरवाजा बंद कर ले। क्या रात को भी तुम्हारी ड्यूटी थी? एक मेजर ने संतरी से पूछा। हाँ सर, संतरी ने जवाब दिया। रात 12 से 2 बजे तक मेरी ड्यूटी थी। क्या ये सारी रात इसी तरह पड़ा रहा है? नहीं सर, संतरी ने जवाब दिया। पहले तो ये इसी तरह पड़ा रहा। 12 बजे के बाद ये बैठ गया और चादर ऊपर करके मुंह मगरिब की तरफ कर लिया और कुछ मुंह ही मुंह में पड़ता रहा। फिर इसने हाथ फैला दिए।
जिस तरह मुसलमान दुआ मांगा करते हैं। फिर इसने बुलंद आवाज से कुछ पढ़ना शुरू कर दिया। मेरा ख्याल है ये अपने कुरान की कोई आयतें पढ़ रहा था। मैंने मुसलमानों को ऊंची आवाज में कुरान पढ़ते देखा है। फिर ये नमाज की तरह सजदे में चला गया और बहुत देर सजदे में पड़ा रहा। मेरा ख्याल था कि ये सजदे में सो गया है, लेकिन ये सजदे से उठा और इसने बुलंद आवाज से कहा, या अल्लाह मेरी दुआ कबूल कर ले और मुझे इतनी हिम्मत दे कि मैं तेरी खुशी के लिए ये तकलीफें बर्दाश्त कर लूं। फिर इसने जोर से अल्लाह अकबर 3 बार कहा, फिर लेट गया। मुझे पता नहीं मर गया था या बेहोश हो गया था। मेरी एक बात सुनो, एक दूसरे मेजर ने कहा, मुसलमान अकीदे के बड़े पक्के होते हैं। अगर इस डॉक्टर ने ऐसे ही किया है जैसे ये संतरी बता रहा है तो ये मर जाएगा, कुछ बताएगा नहीं। हमारे हिंदू इतना ज्यादा टॉर्चर बर्दाश्त नहीं कर सकते। इसकी जगह कोई हिंदू होता तो कल तक मर गया होता। दोनों मेजर चले गए। तकरीबन निस्फ घंटा बाद एक कैप्टन डॉक्टर सेल में दाखिल हुआ। उसके साथ एक सिपाही था जिसने एक हाथ में दूध, दूसरे में डबल रोटी और ऐसे ही खाने की कोई और चीज उठा रखी थी। डॉक्टर रशीद। कैप्टन डॉक्टर ने उस जीती जागती लाश के करीब बैठकर उसे पुकारा, डॉक्टर रशीद, रशीद। उसने हाथ आगे करके डॉक्टर अब्दुल रशीद का सर आहिस्ता आहिस्ता हिलाया। ये डॉक्टर अब्दुल रशीद था जिसने सगीर को फरार करवाया था। 3-4 दिनों से उसे गैर इंसानी इज़ा रिसानी के जालिमाना अमल में से गुजारा जा रहा था और उस पर गशी तारी थी। कैप्टन डॉक्टर के बुलाने पर उसने आंखें खोली। उसमें इतनी सी भी शक्कत नहीं थी कि आंखें भी पूरी तरह खोल सकता। उसने उठने की कोशिश की। लेटे रहो डॉक्टर रशीद, कैप्टन डॉक्टर ने कहा, मैं तुम्हारे मुंह में दूध टिपकाऊंगा। अल्लाह अकबर, डॉक्टर रशीद ने नकाहत ज़दा आवाज में कहा और जिस्म को झटका देकर उठ के बैठ गया। उसने कैप्टन डॉक्टर से कहा, मैं तुम्हारी इज्जत इसलिए करता हूँ कि तुम भी डॉक्टर हो, लेकिन तुम्हारे हाथ से कुछ खाना पीना नहीं चाहूंगा क्योंकि तुम हिंदू हो। डॉक्टर रशीद, कैप्टन डॉक्टर ने कहा, अपने खून में इतना उबाल पैदा ना करो, तुम में बोलने की ताकत नहीं। ये लो, ये दूध है और ये तोश है, इसमें आमलेट है, ये खाओ और दूध पी लो। और ये भी जहन में रखो कि मैं डॉक्टर हूँ और इस लिहाज से हम दोनों भाई हैं। अगर हम किसी अस्पताल में अपनी ड्यूटी दे रहे होते तो मैं तुम्हें अपना भाई समझता। डॉक्टर रशीद ने नहीफ सी आवाज में कहा, लेकिन यहाँ मैं मुलजिम हूँ और तुम तफ्तीश करने वालों में से हो। ये भी जहन में रखो कि ये तफ्तीश नहीं बल्कि ये एक जंग है जो जमीन के नीचे लड़ी जा रही है। लड़ने वाले इंडिया और पाकिस्तान है। पाकिस्तान एक इस्लामी मुल्क है और मैं मुसलमान हूँ। इस जंग में अगर मैं मारा गया तो मैं शहीद कहलाऊंगा और मेरी रूह को अब्दी सुकून मिलेगा। मेरे जिस्म को काटते चले जाओ, बोटी बोटी कर दो, मेरे मुंह से उफ या हाय नहीं निकलेगी। इसकी वजह यह है कि मेरी रूह जिंदा है। मेरे जिस्म को जितना भी कुचलोगे, मेरी रूह उतनी ही ज्यादा जिंदा और तवाना होती चली जाएगी। और सुनो डॉक्टर, मैं अपने जिस्म से दस्तबरदार हो चुका हूँ। इस वक्त तुम्हारे सामने एक रूह बैठी है। इन्हें कह दो कि मैं उन्हें कुछ भी नहीं बताऊंगा। तुम कहाँ होते हो डॉक्टर? मैंने तुम्हें मिलिट्री अस्पताल में तो कभी नहीं देखा। कोई 2 महीने हुए मैं दिल्ली से आया हूँ, कैप्टन डॉक्टर ने जवाब दिया, और मुझे इंटेलिजेंस के साथ लगा दिया गया। तुम्हारे दिल में तो हिंदुओं की बड़ी जबरदस्त नफरत बैठी हुई है, नफरत भी हकारत भी। डॉक्टर रशीद ने कराहती हुई आवाज में कहा, तुम्हें शायद मालूम नहीं कि मैंने क्या किया है। नहीं, कैप्टन डॉक्टर ने कहा, क्या किया है तुमने? डॉक्टर अब्दुल रशीद ने कैप्टन डॉक्टर को सगीर के फरार का सारा वाकया सुना दिया और कहा कि उसने अपने इस जुर्म का इकबाल बड़े तफसीली बयान में कर दिया है, लेकिन वो ये नहीं बताएगा कि उसके साथ मददगार कौन कौन था। क्या तुम्हारे दिल में ईसाइयों, पारसियों और सिखों की भी नफरत है? कैप्टन डॉक्टर ने पूछा। नहीं, डॉक्टर रशीद ने जवाब दिया, मैं ईसाइयों को पसंद करता हूँ, वो भी इसलिए कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने मोहब्बत और अमन का पैगाम दिया है। इसके अलावा ईसाई भी इंडिया में अकलियत में होने की वजह से मजलूम है। खुदा की कसम, जिसे मैंने फरार कराया है, अगर वो ईसाई होता तो भी मैं उसे अपनी जान पर खेल कर फरार कराता। तुम हिंदू हो। अपने ब्रिगेडियर और दूसरे अफसरों से कह देना कि रशीद इस किस्म की बातें करता है। अगर मैं हिंदू होता तो उन्हें जरूर बताता, कैप्टन डॉक्टर ने कहा। मैं हिंदू नहीं हूँ। कैप्टन डॉक्टर ने कुछ दूर खड़े सिपाही की तरफ देखा और उससे कहा कि वो चला जाए। डॉक्टर रशीद, कैप्टन डॉक्टर ने कहा, मैं क्रिश्चियन हूँ, मुझ पर एतबार ना हो तो उस सिपाही से पूछ लो कि मेरा नाम क्या है। मेरा नाम फ्रांसिस है। डॉक्टर फ्रांसिस ने एक गोली का नाम लिया और पूछा, जानते हो इस गोली के असरात क्या हैं? जानता हूँ, डॉक्टर रशीद ने कहा। कोई आदमी कोई नशे वाली चीज खा ले तो ये गोली नशा उतार देती है, और नशे से पहले ये गोलियां ले लो तो नशे का असर नहीं होता। क्या तुम मेरा इम्तिहान ले रहे हो? नहीं भाई, डॉक्टर फ्रांसिस ने कहा। ये लोग शायद तुम्हें मजीद टार्चर ना करें, तुम्हें बड़ा अच्छा खाना देंगे और इसमें नशे वाली गोलियां मिला देंगे। मैं जानता हूँ, डॉक्टर रशीद ने कहा। ये ज्यादातर LSD इस्तेमाल करते हैं और तुम ये भी जानते होगे कि LSD के असरात क्या होते हैं। डॉक्टर फ्रांसिस ने कहा, तुम्हें ये गोलियां दी जाएंगी, मैं कुछ देर बाद आऊंगा।
ये गोलियां साथ ले आऊंगा और यहाँ कमरे में किसी जगह छुपा कर रख दूंगा। तुम जानते हो ये एक गोली सुबह और एक शाम खाने से पहले ले लिया करना। होश में रहोगे और ये लोग तुम्हारे मुंह से कोई बात नहीं निकलवा सकेंगे। ये सोच लो कि तुम्हारी नींद उड़ जाएगी। कोई बात नहीं, डॉक्टर रशीद ने कहा, ये मैं बर्दाश्त कर लूंगा। लो ये दूध पी लो। डॉक्टर फ्रांसिस ने दूध का गिलास उसके हाथ में देते हुए कहा, और ये भी खा लो। मैं जा रहा हूँ, थोड़ी देर बाद आऊंगा। डॉक्टर फ्रांसिस, डॉक्टर रशीद ने कहा, तुम्हारी ये ऑफर भी एक धोखा हो सकता है। अगर मेरे साथ धोखा करोगे तो ये कोई बहादुरी नहीं होगी, और फिर ये कभी फख्र से ना कहना कि तुम डॉक्टर हो। मैं फख्र से कहता हूँ कि मैं डॉक्टर हूँ। डॉक्टरों के पेशे की इखलाकियात से तुम वाकिफ हो और तुमने इसी बुनियाद पर हलफ भी उठाया है। तुम कैसी बातें करते हो डॉक्टर रशीद? डॉक्टर फ्रांसिस ने कदरे झिंझला कर कहा, मैं तुम्हारे साथ कोई धोखा नहीं करूंगा। मालूम नहीं तुम इस वहम में क्यों पड़ गए हो। इंडिया की जमीन ऐसी है कि यहाँ धोखा और फरेब जन्म लेते हैं। डॉक्टर रशीद ने कहा, तुम क्रिश्चियन हो, मेरे अपने मुसलमान भाई गद्दार हो गए हैं। मुझे देखो, मैं गद्दारी नहीं कर रहा। यही मेरा जुर्म है कि मैं उन लोगों के नाम नहीं बता रहा जिन्होंने उस आदमी को फरार कराने में मेरी मदद दी थी। और मैं तुम्हें ये बता रहा था कि डॉक्टर की अजमत क्या होती है। मैंने उस आदमी को इसलिए फरार कराया कि उसकी अकल को बेकार करने के लिए उसे LSD से भी ज्यादा खतरनाक इंजेक्शन दिए जा रहे थे और उस शख्स को गलत तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा था। मैं जानता हूँ भाई, डॉक्टर फ्रांसिस ने कहा, वो इंडियन इंटेलिजेंस का आदमी था और मैं ये भी जानता हूँ कि वो पाकिस्तानी है। तुम देखोगे डॉक्टर रशीद के मेरी तरफ से तुम्हारे साथ धोखा नहीं होगा और तुम जब तक जिंदा रहोगे याद करोगे कि किसी ने मुश्किल के वक्त मदद की थी। मैं तुम्हें यहाँ से निकलवा नहीं सकता। अगर मेरे बस में होता तो मैं तुम्हें यहाँ से फरार करवा देता। मुझे जो शक था वो मैंने जाहिर कर दिया है। डॉक्टर रशीद ने कहा, तुम धोखा करो या भला करो, मैंने तो जेल में ही जाना है। भला करोगे तो वाकई सारी उम्र याद रखूंगा और इसका सिला तुम्हें खुदा की तरफ से मिलेगा। मैं जो कुछ कर रहा हूँ डॉक्टर रशीद, डॉक्टर फ्रांसिस ने उठते हुए कहा, वो मैं खुदा के वास्ते कर रहा हूँ, मुझे किसी इनाम की जरूरत नहीं। डॉक्टर फ्रांसिस चला गया। उसी बिल्डिंग में जहाँ डॉक्टर अब्दुल रशीद कैद था, ऊपर की मंजिल पर एक कमरा था। यह कमरा किसी वजीर का दफ्तर मालूम होता था। उसके बाहर अर्दली खड़ा था। अंदर 4-5 फौजी अफसर बैठे हुए थे जो फौजी वर्दी में नहीं थे। उनमें एक कर्नल था और बाकी सब मेजर थे। ये एक इजलास था जिसकी सदारत एक ब्रिगेडियर कर रहा था। देखा जाए तो बात कुछ भी नहीं। ब्रिगेडियर ने उन अफसरों से कहा, जिस आदमी को फरार कराया गया है वो कोई मुजरिम नहीं था या वो पाकिस्तान का जासूस नहीं था। वो तो हमारे लिए काम कर रहा था। हम उसे आसानी से पाकिस्तान में कत्ल करवा सकते हैं, जहां हम एक धमाका करवा के 1 दर्जन पाकिस्तानी हलाक करवा सकते हैं। और सिंध में हम जो कुछ करवा रहे हैं वो तुम सब जानते हो। वहाँ एक आदमी को कत्ल करवाना कोई बड़ी बात नहीं। यस सर, तकरीबन तमाम अफसरों ने कहा और कर्नल बोला, ये तो कोई मुश्किल नहीं। पाकिस्तान में किसी पाकिस्तानी को किसी पाकिस्तानी के हाथ से ही मरवा देना कोई टेढ़ा मसला नहीं। एक मेजर ने कहा। लेकिन ब्रिगेडियर ने कहा, उसे फरार कराने वालों को हम माफ नहीं कर सकते। अगर हम इस डॉक्टर को छोड़ दें तो कम से कम अम्बाला के मुसलमान और ज्यादा दलेर हो जाएंगे। इसमें कोई शक नहीं कि यहाँ के मुसलमानों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। बेशक हमने उनमें से कुछ मुसलमानों को अपने साथ लगा लिया है, लेकिन उन पर भी भरोसा नहीं किया जा सकता। इस वक्त जरूरत यह है कि इस डॉक्टर को इबरत की एक मिसाल बना दिया जाए। लेकिन तुम जानते हो ये अकेला नहीं था, इसके साथ मुनज़्ज़म गिरोह है। इस गिरोह का एक एक आदमी पकड़ना हमारे लिए बहुत जरूरी है। मुझे तुम रोज बरोज रिपोर्ट देते रहे हो और बताते रहे हो कि ये डॉक्टर तो जैसे लोहे का बना हुआ है। मैं खुद हैरान हूँ कि 3rd डिग्री की आखिरी स्टेज को भी इस शख्स ने बर्दाश्त कर लिया है। मैं नहीं समझ सकता कि इसकी क्या वजह है। सर, एक मेजर ने कहा, मैं एक वजह बता सकता हूँ। आप शायद मेरा मजाक उड़ाएं, लेकिन इसे हम नजरअंदाज भी नहीं कर सकते। मैंने एक संतरी से पूछा था कि रात को डॉक्टर रशीद बेहोश पड़ा रहता है या सोया रहता है, या उसकी हालत क्या होती है। संतरी ने मुझे बताया कि ये रात को बैठकर मगरिब की तरफ मुंह करके कुछ पढ़ता रहता है, सजदे भी करता है और हाथ फैलाकर कुरान के अल्फाज बुलंद आवाज से बोलता है। कई बार अल्लाह अकबर बहुत जोर से कहता है। मेरी जाती राय यह है कि इसने अपनी रूहानी कुव्वत को बेदार कर लिया है।